Assalamualaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today I'm going to teach you interjections और interjections के फ़ौरन बाद हम solve करेंगे parts of speech का grand test. उस grand test के अंदर मैंने different parts of speech की types को add किया है और आप लोगों के पास उस पर MCQs होंगे. मैंने total 50 MCQs बनाए थे, 25 एक क्लास के लिए और 25 दूसरी क्लास के लिए. तो अभी आप लोग 10th क्लास के बच्चे जो हैं वो 9th क्लास की वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ऑन यूट्यूब. ठीक है, यूट्यूब में पहले 25 MCQs जो हैं वो मैंने वहाँ पर शेयर किए थे और नेक्स्ट 25 आपकी क्लास में होंगे, तो आप लोगों ने उनको भी सॉल्व करना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके. तो स्टार्ट करते हैं पहले हम इंटरजेक्शन से. इंटरजेक्शन, व्हाट इज़ एन इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन होती क्या है? एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड. तो इंटरजेक्शन बेसिकली एक वर्ड है. वो कौन सा वर्ड है? अच्छा, वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग, इमोशन और रिएक्शन. तो बेसिकली आपकी जो इंटरजेक्शन है वो होती है सडन फीलिंग्स या फिर एक्सप्रेशंस को या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके एक बेजान सेंटेंस के अंदर जान ऐड करने के लिए. ठीक है, अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो उसके अंदर इमोशंस को ऐड करने के लिए, फीलिंग्स को ऐड करने के लिए. अगर आपने अपना मैच जीता है तो आप उसके अंदर इससे कह सकते हैं वाओ आई वॉन द मैच. ठीक है, दे वॉन द मैच. ठीक है, उसी तरह अगर किसी बात पे आपको अफसोस हो रहा है तो तब भी आप इंटरजेक्शन यूज़ करके उस बात को कह सकते हैं. तो हम देखते हैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स को. हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? वाओ, ओह नो, हे. ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अच्छा, अब जो इंटरजेक्शंस होती हैं ना उनका ग्रामेटिकली सेंटेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता. ठीक है, वो सेंटेंस को ग्रामेटिकली इफेक्ट नहीं कर रही होती. अगर मैं ऐसे कोई सेंटेंस लिखूँ ना, जैसे ये लिखा हुआ है वाओ आई वॉन द मैच. अब इस सेंटेंस के अंदर आपका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक है. ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये इंटरजेक्शन है, ये सिर्फ फीलिंग ऐड कर रहा है. ठीक है, ये सेंटेंस की ग्रामर के अंदर कोई भी चीज़ एडिशन नहीं कर रहा या फिर कोई चीज़ ख़राब नहीं कर रहा. ठीक है, अच्छा, अब इसके की पॉइंट्स हम देखते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे. अच्छा, इट शोज स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन. ये क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग इमोशन या सडन इमोशन को शो करता है और यूजुअली इसके एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. हमेशा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. फिर कैन अपीयर एनीवेयर इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस के अंदर ये कहीं भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि शुरू में हो. शुरू में भी हो सकता है, सेंटेंस के दरमियान में भी हो सकता है और सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है. ठीक है, अच्छा, लेकिन ये ग्रामर को अफेक्ट किसी भी तरह से नहीं करता सेंटेंस की, चाहे वो शुरू में आए, चाहे वो एंड में आए या वो दरमियान में आए. अब हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है. इसका फंक्शन होता है कि इमोशंस ऐड करना. वो इमोशन कोई भी हो सकते हैं, वो जॉय के हो सकते हैं, सॉरो के हो सकते हैं, सरप्राइज के हो सकते हैं या एंगर के हो सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड ग्रीटिंग्स में भी आप इसको यूज़ करते हैं, हेलो, हाय, अस्सलामु अलैकुम वगैरह वगैरह. ठीक है, जब आप अपनी किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर ग्रीटिंग्स को ऐड करते हैं तो आप एक्सक्लेमेशन ऐड करते हैं. फिर अप्रूवल और प्रेज, या फिर आप किसी को, जैसे मैं आप लोगों को यूट्यूब पे कमेंट करती हूँ, उसमें किसी भी चीज़ पे आपको प्रेज करने के लिए या कहीं पे भी हम उसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं. फिर अटेंशन, समटाइम्स अटेंशन गेन करने के लिए, बच्चों को किसी को अलर्ट करने के लिए, कोई बात करने के लिए आप तब भी यूज़ करते हैं. फिर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में भी यूज़ करते हैं और आप इसके अलावा साउंड्स या फिर रिएक्शन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं. अच्छा, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं, इन्हीं सब टाइप्स को जो हमने अभी ऊपर देखी. सबसे पहली है इंटरजेक्शन ऑफ इमोशन. अब इमोशन के अंदर क्या होता है? इमोशन के अंदर जब भी कोई आपके पास कोई ऐसा इमोशन है, चाहे वो खुशी का है, चाहे वो गमी का है, चाहे वो सॉरो का है, चाहे वो एंगर का है, तो आपने उस टाइम पे इंटरजेक्शन को यूज़ करना है. ठीक है, आप मैच जीत गए, हुर्रे, वी वॉन द मैच. ठीक है, उसी तरह आपके पास कोई अफसोस की खबर है, कोई बुरी खबर है, तो आप उसके साथ अलास यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अलास एक नेगेटिव वर्ड होता है, किसी भी अफसोस वाली बात के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अलास ही डाइड, अलास द सोल्जर डाइड. ठीक है, तो कोई भी बुरी खबर देने से पहले आप इसको लगा सकते हैं. इसका मतलब होता है अफसोस. जिस तरीके से आप अफसोस करते हुए बात करते हैं ना, उस तरीके से, तो ये इमोशन क्रिएट करता है. उसी तरह कोई बुरी चीज़ हो जाती है तो ओह नो. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्लैंग्स भी हैं जो आप इस तरह के इमोशन में यूज़ करते हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगी. हम आगे चलते हैं. फिर आते हैं इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स. इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग्स में क्या होता है कि जब आपने किसी को ग्रीट करना है, जैसे आप सुबह कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग के बाद भी एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. इसी तरह जब आपने किसी से बात करनी होती है, हेलो, हाय, उस तरह इसके लिए भी आप इस तरह के वर्ड्स के फ़ौरन बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करके आप उसको एज इंटरजेक्शन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई है. हेलो, हाउ आर यू. ठीक है, अब इसमें जो हेलो है वो आपके पास पूरा का पूरा एक इमोशन ही क्रिएट कर रहा है, ग्रीटिंग्स क्रिएट कर रहा है. ठीक है, कि आपने अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक आइस ब्रेकर की तरह इसको यूज़ किया. ठीक है, उसी तरह वेलकम, प्लीज़ कम इन,
ठीक है, अब आपके इमोशंस शो कर रहे हैं, आपकी वेलकमिंग नेचर को शो कर रहा है कि आप वेलकम जिस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो जिस तरीके से आप अपने वर्ड्स को बोलते हैं ये उनको सेंटेंस के अंदर शो करता है। फिर हमारे पास आता है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल और प्रेस। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब हमने किसी चीज़ को आप एडमायर कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रेस कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं अप्रिसिएशन वगैरह के लिए। ब्रावो, ठीक है, वेल डन, एक्सीलेंट, इस तरीके के कमेंट्स जब जैसे आपके टीचर्स आपके नोटबुक पे लिखती हैं विद एक्सक्लेमेशन मार्क, विच इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन। अब कुछ सेंटेंसेज हैं हमारे पास। ब्रावो, यू सैंग ब्यूटीफुली, ठीक है, अब आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब आप किसी को इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं तो आप एक इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं और फिर आपका पूरा का पूरा सेंटेंस। अच्छा, अब देखते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज़ क्या होती है। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज़ के अंदर कोई भी ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो आप शॉक के टाइम पे यूज़ करते हैं या फिर आप जब अमेजमेंट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओह, व्हाट, रियली, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशंस के अंदर, अपनी स्टोरी राइटिंग्स के अंदर, अपनी डायलॉग राइटिंग के अंदर और अपनी डेली कन्वर्सेशंस के अंदर, तो वो सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। सेंटेंस हमारे पास है, व्हाट, यू टॉप द क्लास, ठीक है। अब वो सरप्राइज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो एक शॉक भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। अब इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन के अंदर जब आपने किसी को मुखातिब करना होता है, लुक, हे, एक्सक्यूज मी, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरह के वर्ड्स भी अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, हे, वॉच आउट। सिमिलरली हमारे पास एक और टाइप है इंटरजेक्शन ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। तो जब आप अपने इमोशंस शो करके किसी भी चीज़ को के लिए एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, फॉर एग्जांपल येस, नो, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो आप उसमें अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं, और येस और नो भी इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा, येस, आई एग्री विद यू। तो जब आप इस तरह किसी भी बात से एग्री या डिसएग्री करेंगे तो भी आप उसके अंदर इंटरजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं इंटरजेक्शन ऑफ कॉलिंग। अब आप किसी को बुला रहे हैं, हे, आप किसी से बात करने के लिए बुला रहे हैं, तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क करके भी आप उसको बुला सकते हैं। उसी तरह यो, ओ, ठीक है, जिस तरह कुरान पाक के अंदर ओ का वर्ड बार बार यूज़ हुआ है, ठीक है, मुखातिब करने के लिए, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी को मुखातिब करने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं इंटरजेक्शन ऑफ पेन। तो जब कोई पेन आपको होती है, सडन पेन, तो उसके अंदर भी आप आउच वगैरह इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है, वो इंटरजेक्शन है, वो आपकी पेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक इमोशन है, ठीक है। इस तरीके से आउच, ओ, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स, आउच, दैट नीडल हर्ट, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक इंटरजेक्शन है। फिर आती है इंटरजेक्शन ऑफ हेजिटेशन। इंटरजेक्शन ऑफ हेजिटेशन क्या होती है, समटाइम्स हम अपने वर्ड्स के जैसे जब हम बोलते वक्त ओके, आई थिंक अबाउट इट, जब हम इस तरीके से बात कर रहे होते हैं हम गैप क्रिएट करते हैं, हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं जिन वर्ड्स का सेंटेंस के साथ कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो क्या शो कर रहा है कि कोई गैप आया है बीच में, कोई हेजिटेशन आई है, कोई थिंकिंग प्रोसेस आया है, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ हेजिटेशन। 3 डॉट साथ में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इंटरजेक्शन, अब हम इसकी पंक्चुएशन देख लेते हैं कि पंक्चुएशन आपने कैसे करनी होती है इंटरजेक्शन की। अब हर इंटरजेक्शन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आता, और ये बात का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जो इंटरजेक्शन है वो वर्ड है, वो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना हमारे पास, ये बेसिकली ये क्या है, ये आपका पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो आपका पंक्चुएशन मार्क है, उससे पहले जो वाओ लिखा जा रहा है ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पंक्चुएशन हम करते हैं कैसे, जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे वाओ वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ही लगाना है, ठीक है। वाओ, दैट इज अमेजिंग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक माइल्ड इमोशन है, इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं है, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाएंगे, आप उसकी जगह कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास कॉमा आ रहा है, वेल लेट्स स्टार्ट, क्योंकि अब ये इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं है, ठीक है। तो जब एक बात इस तरह फ्लो में चल रही है तब आपने एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाना, आपने कॉमा लगा देना है। ये आपके पास फिर भी इंटरजेक्शन रहेगी, ठीक है। इंटरजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा तो ही वो इंटरजेक्शन है, नो, वो सेंटेंस के अलावा एक पार्ट है, ठीक है, और वो इमोशन क्रिएट कर रहा है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आते हैं प्लेसमेंट ऑफ इंटरजेक्शन। हमारे पास 3 प्लेसमेंट्स आती हैं इंटरजेक्शन की, स्टार्ट में, एंड में और इन द मिडल। अगर स्टार्ट में आएगा तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, आप इंटरजेक्शन को लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर अपना पूरा का पूरा सेंटेंस। ऑन द अदर हैंड, अगर वो सेंटेंस के दरमियान में आती है, आई विल ओ चेक अगैन,
ठीक है? तो आपने क्या किया, आपने एक फीलिंग क्रिएट की. ऑन दी अदर हैंड अगर वो एंड पर आता है, आपने अपना पूरा सेंटेंस लिखा, कॉमा एंड देन योर इंटरजेक्शन विद एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है? दिस इज हाउ यू यूज एक्सक्लेमेशन इन योर सेंटेंसेस. आई होप आपको इंटरजेक्शन समझ में आ गई होगी. आपने इंटरजेक्शन को हर तरह से देख लिया, समझ लिया. अब हम मूव करते हैं अपने एक्चुअल टेस्ट की तरफ, जो कि आज हमारा होने वाला है ग्रैंड टेस्ट. आई होप आप उसके लिए रेडी हैं. मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख सकती हूँ. आई हैव अ स्क्रीन राइट इन फ्रंट ऑफ मी. आप लोग जो जो कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों के आंसर्स देख के आपको उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करती जाऊँगी. आई होप यू आर रेडी फॉर द टेस्ट. अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं. आई होप दिस इज़ विजिबल. इसको थोड़ा और विजिबल करने के लिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया है. ओके, अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने 26 MCQ से. जो फर्स्ट 25 MCQs हैं वो मैंने क्लास 9th में यूज़ किए हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा आफ्टर दिस क्लास ऑन यूट्यूब, ओके, इन द इवनिंग, अपनी बाकी क्लासेस लेने के बाद. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले MCQ से. आपने क्या करना है, हर सेंटेंस के अंदर एक वर्ड है जो बोल्ड है. आपने मुझे बताना है कि विच टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज दैट. ठीक है, हमने सब टाइप स्पीच के अंदर लिखी हुई है. तो जैसे इस सेंटेंस के अंदर द टीम वॉन द मैच. अब जो टीम है वो क्या है, ये आपने मुझे बताना है. इज इट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन? आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर. ओके, आयशा ने आंसर किया है. वेरी गुड आयशा. द राइट आंसर इज कलेक्टिव नाउन. आई होप सब लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा. अच्छा, अब ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वी कैन सी टीम, वी कैन टच. ठीक है. ऑन द अदर हैंड कॉमन नाउन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें पता है कि ये कलेक्शन है. ठीक है. अच्छा, फिर प्रॉपर नाउन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है किसी कैपिटल लेटर से. ठीक है, और वो किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम होता है. क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम नहीं है, तो ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है. फिर हमारे पास सेकेंड MCQ है, 27th नंबर. He searched everywhere for his book. He searched everywhere for his book. इस सेंटेंस के अंदर everywhere क्या है, ये आप मुझे बताएंगे. क्या ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या एडवर्ब ऑफ मैनर है? अच्छा, अब मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ क्योंकि हम रिविजन भी साथ साथ कर रहे हैं. आई होप आप लोगों ने अपना आंसर नोट डाउन कर लिया होगा. एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर करता है व्हेन को. प्लेस किसको आंसर करता है, वेयर को. मैनर किसको आंसर करता है, हाउ को. डिग्री किसको आंसर करता है, हाउ मच को. तो आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत क्लियर होगा इसका आंसर. द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ब ऑफ प्लेस. वेरी गुड हुमैरा एंड आयशा. अच्छा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट MCQ. क्वेश्चन नंबर 28. आई नो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट. आई नो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट. अब इस सेंटेंस के अंदर व्हाट इज हु आपने मुझे बताना है. क्या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, या ये पर्सनल प्रोनाउन है? अच्छा बच्चों, आप लोग जब मुझे आंसर कर रहे हैं तो प्लीज़ उसके साथ मेंशन करें कि 28 का ऑप्शन क्या है, लिख रहे हैं. ठीक है. अच्छा, हु क्या है आपके पास? वेरी गुड आयशा, हुमैरा. आप जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं काइंडली अपने रियल नेम के साथ आएँ. अच्छा, तो आई नो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन इज द आंसर. अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा. और ये अगर सेंटेंस के स्टार्ट में होता ना कि हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता. लेकिन यहाँ पे ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो एंड पे क्वेश्चन मार्क है और ना ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये लिंक क्रिएट कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेशन क्रिएट कर रहा है. अच्छा, फिर हम आते हैं 29th MCQ पर. अच्छा, देयर इज सम वाटर इन द बॉटल. देयर इज सम वाटर इन द बॉटल. अब इस सेंटेंस के अंदर सम क्या है आपने मुझे बताना है. इज इट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या पोजेसिव एडजेक्टिव? टेल मी द राइट आंसर एवरीबडी. ओके, हुमैरा ने आंसर कर दिया है एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन. वेट फॉर सम मोर आंसर्स. ओके, सो द राइट आंसर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहा है. वेरी गुड बोथ ऑफ यू. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द कैट हर्ट इटसेल्फ. द कैट हर्ट इटसेल्फ. अब इस सेंटेंस के अंदर जो इटसेल्फ है, ये आपने मुझे बताना है कि ये क्या है. क्या ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है, या फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन है?
अब हमें पता है कि सेल्फ जिसके साथ आता है, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वो या तो इम्पेटिक प्रोनाउन होता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब मुझे बताएं कि विच वन इज द राइट ऑप्शन। ओके, हमारे पास काफ़ी बच्चों ने आंसर कर दिया है। अच्छा, द राइट आंसर इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम होता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। और जब हम किसी उस सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज कर रहे होते हैं तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। यहाँ पर क्योंकि हमारा द कैट हर्ड इटसेल्फ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 31। The train arrived early. The train arrived early. अब इसके अंदर जो early है वो क्या है? आपने मुझे बताना है, is it adverb of place, adverb of degree, adverb of time या adverb of manner? Which one is the right answer? I hope सब बच्चों ने आंसर कर लिया होगा। Good, आयशा एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे पास ये है adverb of time। क्यों? क्योंकि ये when को आंसर कर रहा है, राइट? अच्छा, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पर 32। दिस बुक इज माइन। दिस इज ट्रिकी, टेक योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन। दिस बुक इज ट्रिकी, दिस बुक इज माइन। दिस क्या है इस सेंटेंस के अंदर? क्या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? क्या ये पोजेसिव एडजेक्टिव है? क्या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है? ओके, हमारे पास मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा, अब आई होप सब बच्चों ने आंसर कर दिया होगा। दिस बुक इज माइन। अब इस सेंटेंस के अंदर जो दिस है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से बच्चों ने इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा है। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है? और कुछ बच्चों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहा है। अच्छा, मैंने माइन के बारे में नहीं पूछा, मैंने दिस के बारे में पूछा है। दिस बुक इज माइन। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे जो बहुत आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनका डिफरेंस क्या है? जो प्रोनाउन, बेसिकली प्रोनाउन क्या करता है? वो नाउन को रिप्लेस करता है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन के साथ आ रहा है। तो जब एक वर्ड, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, वो नाउन के साथ आएगा तो वो प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो चीज़ नाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देती है वो एडजेक्टिव होती है। तो यहाँ पर क्या है? ये एडजेक्टिव है। दिस वुड बी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। सब बच्चे इस पर करेक्शन कर लिएगा कि ये क्या है। फिर आते हैं हम अपने 33 MCQ पर, which is if you work hard you will succeed. If you work hard you will succeed. अब इस सेंटेंस के अंदर जो if है वो क्या है? ये आप मुझे बताएंगे कि if क्या है? क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है? क्या ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? क्या ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? या फिर ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है? हरी अप एवरीबॉडी। गुड, एडमिनिस्ट्रेटर हुमैरा, आयशा, ऑल ऑफ यू। The right answer is subordinating conjunction. Subordinating conjunction क्यों है? क्योंकि दो क्लॉजेस को जोड़ी है आपस में, और दो कौन से क्लॉजेस? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी थी हमारी? फैन बॉयज, ठीक है। तो ये फैन बॉयज में तो नहीं है, ठीक है। कोरिलेटिव कौन सी थी? जो पेयर में आती हैं, तो ये पेयर में भी नहीं आ रही, तो ये क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वेरी गुड। अच्छा, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस सेंटेंस के अंदर कैपिटल क्या है? क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्या वो कॉमन नाउन है? क्या वो प्रॉपर नाउन है? या वो करेक्टिव नाउन है? अच्छा, अब मज़े की बात है कि बहुत सारे बच्चों ने इसको ऑप्शन सी कह दिया है। अब यही इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को इस तरह से लिखा था कि आप लोगों को ये ट्रिक समझा सकूं कि इस्लामाबाद के बारे में बात नहीं हो रही। मैंने आपको इसको मैंने हाईलाइट भी किया और मैंने उसको सर्कल भी किया ताकि आपको मैं पूछ सकूं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। द वर्ड कैपिटल आई एम आस्किंग अबाउट, ठीक है। और आप लोगों ने सिर्फ इस्लामाबाद का नाम देखा और सब बच्चों ने प्रॉपर नाउन पे कर दिया। इस्लामाबाद इज़ प्रॉपर नाउन, बट मैं यहाँ पे कैपिटल के बारे में बात कर रही हूँ कि कैपिटल जो वर्ड है वो क्या है? तो वो है कॉमन नाउन। दिस इज़ द राइट आंसर। तो एग्जाम में कभी कभार इस तरीके के MCQ आते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको सिर्फ इसी तरह गलत कर जाते हैं जल्दी में। तो फर्स्ट यू हैव टू रीड द MCQ, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 35। ही रैन क्विकली टू स्कूल। ही रैन क्विकली टू स्कूल। अब इस सेंटेंस के अंदर क्विकली क्या है? क्या वो एडवर्ब ऑफ टाइम है? क्या वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है? एडवर्ब ऑफ मैनर है? या एडवर्ब ऑफ प्लेस है? आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर द क्वेश्चन।
वेरी गुड. शर्जील, आयशा, IMCB एंड हुमेरा. वेरी गुड जी. द राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ मैनर. क्यों? क्योंकि जो क्विकली है वो किस चीज को आंसर कर रहा है? हाउ को आंसर कर रहा है. ठीक है, ही रैन हाउ क्विकली. ठीक है, टाइम किसको आंसर करता है? व्हेन को. डिग्री किसको आंसर करती है? हाउ मच को. प्लेस किसको आंसर करती है? वेयर को. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ, दैट इज 36th. अच्छा, वी आर प्राउड पाकिस्तानीज. वी आर प्राउड पाकिस्तानीज. अब इस सेंटेंस के अंदर वी क्या है? क्या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है? या ये रिलेटिव प्रोनाउन है? ओके, वेरी गुड. मसीरा, एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, आयशा इज सेइंग ऑप्शन डी. ओके, IMCB. ओके, शर्जील, हुमेरा. ओके, सो द राइट आंसर इज पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये पर्सन्स को रिप्लेस कर रहा है. वी, हम सब की बात हो रही है. ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं हो सकता. ठीक है, और दूसरा आपके पास और कोई ऑप्शन ठीक नहीं है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. शी स्टेड होम व्हेन शी वाज इल. इस सेंटेंस के अंदर व्हेन क्या है? यू हैव टू टेल मी. क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, या कोरिलेटिव कंजंक्शन है? व्हिच वन इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 37. ओके, Sharjeel, administrator, Humaira, this IMCB, and Masida, administrator. Okay, all of you are correct. The right answer is subordinating conjunction. Subordinating conjunction क्यों है? क्योंकि दो clauses को जोड़ी है, और वो clauses कौन से हैं? Dependent and independent clause. ठीक है? अच्छा, which pen is yours? Which pen is yours? अब इस sentence के अंदर जो which है वो क्या है? क्या वो interrogative pronoun है, demonstrative pronoun है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, या वो रिलेटिव प्रोनाउन है? दिस वन इज ट्रिकी. टेक योर टाइम. ओके, मसीरा कह रही हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं, आयशा कह रही हैं, हुमेरा और आई सब कह रहे हैं कि दिस इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. दैट वाज आल्सो अ ट्रिकी MCQ. सबने गलत किया है. अब देखिए, एक प्रोनाउन नाउन के साथ कैसे आ सकता है? प्रोनाउन हमेशा नाउन को रिप्लेस करता है. यहाँ पर ये जो विच है ना, ये क्या है? ये ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड है, लेकिन वो अगर नाउन की जगह आ रहा होता ना, अगर मैं लिखती ना विच इज़ योर पेन, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता. लेकिन यहाँ पे ये नाउन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा पेन, विच पेन इज योर्स, कौन सा पेन. ठीक है, तो पेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पेन के बारे में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा. क्या ये सबको समझ में आया? प्लीज़ टेल मी अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन क्लियर हुई है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या डिफरेंस है. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. ओके, सब कह रहे हैं यस. ओके, वेरी गुड. फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जिनको नहीं समझ में आया वो समझ जाए कि जो भी आपने वर्ड को देखना है कि वो क्या पार्ट प्ले कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर, वो क्या फंक्शन प्ले कर रहा है. ठीक है, अगर वो नाउन को रिप्लेस कर रहा है ना कोई भी वर्ड, तो वो प्रोनाउन होगा. फिर आप देखेंगे कि प्रोनाउन की वो कौन सी टाइप है. लेकिन एक वर्ड जो नाउन के साथ आ रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बात कर रहा है, वो एडजेक्टिव है. फिर आप देखेंगे कि वो एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है, वो इंटेरोगेटिव है, या फिर वो पोजेसिव है. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको करना है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नंबर 39. आई हैव 3 notebooks. आई हैव 3 notebooks. अब इसके अंदर जो 3 है वो आपने मुझे बताना है कि क्या है. क्या वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है? 3. वेरी गुड. आयशा, नूर, शर्जील. ओके, हुमेरा कह रही है क्वांटिटी. अच्छा, अब देखें जो नंबर्स है ना, जो भी चीज़ नंबर में आ रही है वो है ही नंबर, उसमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. और जितनी जो चीज़ें ना आपके पास काउंटेबल होती हैं उनको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में लिखते हैं. ठीक है, उनके साथ जो भी चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं, उनके साथ जो भी एडजेक्टिव लिखते हैं वो नंबर में आता है. और जो आप काउंट नहीं कर सकते उसको आप क्वांटिटी में लेके जाते हैं, जैसे लिटिल वगैरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था. ठीक है, तो ये इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे. ही ऑफन विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स. अब जो ऑफन है वो मुझे आपने बताना है कि वो क्या है. क्या वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर है? ओके, हमारे पास मिले जुले आंसर्स आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 के. शर्जील कह रहे हैं बी,
एडमिनिस्टर ए कह रहे हैं, फिर वो सी कह रहे हैं, नूर कह रही हैं डी और हुमैरा कह रही हैं ए। अच्छा, अब लेट्स सी व्हाट्स द राइट आंसर। पहले आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम व्हेन को आंसर करता है, फ्रीक्वेंसी किसको आंसर करती है, कब कब को, हाउ मच को, ठीक है, कि कब कब चीज़ कितनी कितनी हो रही है, ठीक है। अच्छा, डिग्री हाउ मच, फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी को आंसर करती है, ठीक है, और मैनर हाउ को आंसर करता है। तो अब इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, कि कब कब विजिट करते हैं, ठीक है। हाउ ऑफन ही ऑफन विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अब जो ही हम पूछ रहे हैं कि वो कब कब विजिट कर रहा है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स। तो क्या है हमारे पास इसका आंसर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबको ये क्लियर हो गया होगा आई होप। अब चलते हैं 41 पे। ऑनेस्टी इज अ ग्रेट विर्च्यू। ऑनेस्टी इज अ ग्रेट विर्च्यू। अब विर्च्यू जो है आपने मुझे बताना है कि वो क्या है, क्या वो कलेक्टिव नाउन है, क्या वो कॉमन नाउन है, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या वो प्रॉपर नाउन है। ओके, गुड शर्जील, मसीरा, हुमैरा। ओके, इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप विर्च्यू को देख नहीं सकते बट यू नो कि इट एग्जिस्ट, सही, नेकी। अच्छा, तो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन सी ही कहा था, किसी बच्चे ने ए कहा था, कलेक्टिव नाउन नहीं, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। अच्छा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 42। आई वॉज टायर्ड सो आई रेस्टेड। आई वॉज टायर्ड सो आई रेस्टेड। अब इस सेंटेंस के अंदर जो सो है आपने मुझे बताना है कि वो क्या है। ओके, हम उसको पीछे वापस चलते हैं। यस, अच्छा, आई वॉज टायर्ड सो आई रेस्टेड। अब इस सेंटेंस के अंदर जो सो है, क्या वो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शन है, क्या वो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, या को रिलेटिव कंजंक्शन है। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों ने आंसर कर दिया है 42 का। शर्जील कह रहे हैं डी, नूर कह रही हैं सी, एडमिनिस्टर ए, नूर फिर से सी कह रही हैं, और IMC भी ए। अच्छा, द राइट आंसर इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगेन थिंक अबाउट इट, द राइट आंसर इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को कंजंक्शन की टाइप्स में पढ़ाया था, फैन वॉइस। तो जहां पे भी हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग फैन वॉइस आएंगे, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, वो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। और वो क्या होगा, दोनों जो आपके क्लॉज होंगे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। जिस तरीके से इसके अंदर आई वॉज टायर्ड, आई रेस्टेड, बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है वो क्या होता है, वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो हमारे पास क्या आंसर हुआ, ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQ पे 43। शी वॉज टू टायर्ड टू स्टडी। शी वॉज टू टायर्ड टू स्टडी। इस सेंटेंस के अंदर जो टू है वो क्या है, क्या वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, या एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये हमारे पास राइट आंसर इसका है क्वेश्चन नंबर 43। आप लोग पहले आंसर कर लें सब बच्चे। शर्जील कह रहे हैं डी, हुमैरा भी डी कह रही हैं, नूर कह रही हैं सी, एंड फ्रॉम IMSP इट्स डी। ओके, लेट्स सी। अच्छा, फिर से वही बात, प्लेस किसको आंसर करती है, वेयर को, टाइम किसको आंसर करता है, व्हेन को, मैनर किसको आंसर करता है, हाउ को, और डिग्री किसको आंसर करता है, हाउ मच को। तो राइट आंसर हुआ एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि वो बता रही है शी वॉज टू टायर्ड टू स्टडी, कितनी, हाउ मच, ठीक है। तो हाउ मच का आंसर एडवर्ब ऑफ डिग्री करता है, तो वो क्या होगा, दैट वुड बी एडवर्ब ऑफ डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अपने ऑप्शंस को करेक्ट कर लिएगा, अपने आंसर्स को करेक्ट कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द बुक इज ऑन द टेबल। वेरी इजी, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस के अंदर जो बुक है वो क्या है, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट है, क्या वो प्रॉपर नाउन है, क्या वो कॉमन नाउन है, या वो मटीरियल नाउन है। द राइट आंसर इज, ओके, सब बच्चों ने आंसर कर दिया है, गुड। द बुक इज ऑन द टेबल इज कॉमन नाउन। कोई बच्चे कह रहे हैं मटीरियल, मटीरियल नाउन ये नहीं हो सकता। मटीरियल नाउन इसलिए नहीं हो सकता, मटीरियल नाउन वो वर्ड्स होते हैं, वो नाउन्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिससे आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, या फिर आप सिल्क, कॉटन, कोई भी ऐसी चीज़ या वुड जिससे आप चीज़ें बना सकते हैं, जो रॉ फॉर्म में है, उसको हम मटीरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये मटीरियल नाउन नहीं हो सकती, कॉमन है क्योंकि हमें बुक का नाम नहीं पता।
फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पे, क्वेश्चन नंबर 45। These are my shoes. These are my shoes. अब इस सेंटेंस के अंदर these क्या है? बी केयरफुल एवरीबडी, इस टाइम पे आप लोग सबने इसका ठीक आंसर करना है। क्या ये पोजेसिव प्रोनाउन है? क्या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? क्या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है? ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 के आंसर आना शुरू हो गए हैं। आयशा कह रही हैं ऑप्शन बी, हुमैरा भी बी कह रही हैं, नूर भी बी कह रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑल्सो सेइंग बी, शजील कह रहे हैं ए। ओके, अच्छा, अब दीज आर माई शूज, ये क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, मोस्टली सबने ठीक बताया। अच्छा शजील, ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं हो सकता क्योंकि पोजेशन शो नहीं कर रहा। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात कर रहे होते ना माए के, तो फिर आप मुझे कहते हैं कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, तब भी ये पोजेसिव प्रोनाउन फिर भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये नाउन के साथ आ रहा है। अभी हम बात कर रहे थे दीज की, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। डिमॉन्स्ट्रेशन में कहाँ किस पे जा रहा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। क्यों? क्योंकि नाउन को रिप्लेस कर रहा है, किसी भी नाउन के साथ नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वेरी है वो आपने मुझे बताना है वो क्या है। क्या वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, या एडवर्ब ऑफ टाइम है? अब आप देख लें कि वो किसको आंसर कर रहा है। ओके, हमारे पास ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं इट्स ऑप्शन सी विच इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, एडवर्ब ऑफ डिग्री इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये हाउ मच को आंसर कर रहा है। कितना इंटेलिजेंट? ही इज़ इंटेलिजेंट। हाउ मच? वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 47th MCQ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। यू मे सिट और स्टैंड, यू मे सिट और स्टैंड। अब इस सेंटेंस के अंदर जो और है आपने मुझे बताना है कि वो क्या है। क्या वो रिलेटिव प्रोनाउन है? क्या वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? क्या वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? क्या वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है? ओके, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप लोग करना शुरू हो गए हैं। ओके, somebody is saying D, कोई कह रहा है B. ओके, दिस इज वेरी इजी, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने इसको गौर से पढ़ा है। यू मे सिट और स्टैंड, और क्या है सेंटेंस के अंदर? क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, या कोरिलेटिव कंजंक्शन है? सो द राइट आंसर इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों है? क्योंकि फैन बॉयज में से आ रहा है, सिंपल इज दैट। ठीक है, बहुत से बच्चों का आंसर ठीक भी है। फुरकान का आंसर ठीक है, शर्जील का, हुमैरा का, आयशा का। ठीक है, अच्छा, कोरिलेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दो कंजंक्शन इकट्ठे नहीं आ रही। ठीक है, आइदर और की तरह इकट्ठे नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आइदर और इकट्ठा आता तो ये कोरिलेटिव होता। ठीक है बच्चों,